तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने सीखा मीनिंग, इम्पोर्टेंस और स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के कितने स्ट्रक्चर है, कितने तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर इजी सेंस में बोले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ व्हाट स्पेसिफाइड गोल। ठीक है, अब इस टास्क को कैसे अचीव करना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में सारा चीज़ डिफाइंड रहता है कि किसी काम को इस तरीके से करना है। तो अब हम लोग ये 2 बुलेट पॉइंट्स पढ़ेंगे और ये आपके एनसीईआरटी के बुक के ही हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। एनसीईआरटी पढ़ो या फिर मेरा वीडियो देखो, बात एक ही है। एनसीईआरटी को छोड़ के इधर उधर में कहीं नहीं जाता। अब सबसे पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, डिफाइंड एज फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल और ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद है इट स्पेसिफाइज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स, वर्क एंड रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके लेबर्स हैं, जो आपके मटेरियल्स हैं और जो आपने काम अलॉट किया है वर्क, उस तीनों में रिलेशनशिप डिफाइन कौन करता है? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हाँ, यहाँ से सामान उठाना है, इसको इस वाले प्रोसेस में डालना है और फिनिश गुड्स लेके ये काम करना है। ये मैंने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नॉर्मल सा चीज़ बता दिया, आपको बताया स्ट्रक्चर किसी हिसाब से बनता है। ठीक है, इसके बाद इट अलाउज द कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ह्यूमन एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन दोनों को स्टैब्लिश करता है, किसके बीच में? ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, एंड इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। ठीक है, अब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा है अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमने अगर पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर को पढ़ना है, मैनेजमेंट का फंक्शंस को पढ़ना है, तो उसमें कंट्रोलिंग का बहुत अच्छा खासा इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है, उस स्ट्रक्चर में हमने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया कि पहले आप इससे बात करेंगे, फिर इससे बात करेंगे, फिर इससे बात करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि हम इजीली इस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और आपका फंक्शनिंग भी इजीली स्मूथ फ्लो होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बात समझ में आ गया होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसमें है 2 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड है डिविजन स्ट्रक्चर। ठीक है, टेंशन की बात एकदम नहीं, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे दोनों स्ट्रक्चर को। सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें, होता क्या है ये? यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक का है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि एक जैसे काम को हम ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अंडर ए फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि एक जैसे काम को हम इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, एक जैसे काम को इकट्ठा कर दिए, बहुत सारे काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ काम है, परचेज डिपार्टमेंट में कुछ काम है, उसका स्टोर्स डिपार्टमेंट में कुछ काम है। वो एक जैसे काम उसको ये कर दिए और अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, एक जैसे काम को कंबाइन करके उसको क्या नाम दे दिए? डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये अलग अलग फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके हम जब चलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज करके चलेंगे और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे जो फंक्शंस है, डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक पर्टिकुलर आदमी को या पर्टिकुलर हेड को सारा अपना जो एंड रिजल्ट है
या फिर कोई प्रॉब्लम है वो सारा उसको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं, ऑल द डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट्स टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, यानी कि सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटिंग हेड है जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको वो रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट है, अब परचेजिंग डिपार्टमेंट में सपोज काम है कि रॉ मटेरियल परचेज करना, रॉ मटेरियल को अलॉट करना। ठीक है, ये बेसिक समझते हैं। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग काम है, हम परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी हटा दो, ये दोनों अलग काम है, यानी कि परचेज करना और उसका परचेज करके उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटना। ठीक है, ये दोनों अलग काम है, इसको हम लोग कंबाइन कर दो और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दो, परचेजिंग डिपार्टमेंट। बस इस तरीके से काम होता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अब इसमें बहुत सारे काम है, आपको रिक्रूट करना है, बहुत सारे लोग रोज रिटायर कर रहे हैं, उसका सारा पेपर वर्क करना है, उसका इंश्योर करना है कि अच्छा से पेमेंट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अच्छा से TDS कटा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखना पड़ता है एम्प्लॉय के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग काम है। ठीक है, इसको कंबाइन करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया एक पर्टिकुलर फंक्शंस का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इस हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको अब तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज की, तो लेट्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये स्पेशलाइजेशन अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, उसका प्रोमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बहुत आराम से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो सकता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, सपोज कुछ लेबर में कुछ डिस्प्यूट्स हो गया। ठीक है, कुछ झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कि वो लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते लेकिन फिर भी झमेला हो गया, किसी भी बात पे झमेला हो गया, तो हम इसका डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। किस में, सीधा सीधा हमको जाना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पे जाके जो भी काम है सॉल्व कर सकते हैं लोग। इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके NCERT के ही बुक के, तो ये सब याद रख लेना, एग्जाम में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके आते हैं मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक स्केल। अब सारे चीज़ का डिपार्टमेंट बांट दिया, पर्टिकुलर काम अलॉट कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है क्या कि आपका डुप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का चांस ही कम हो गया। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे उस जगह पे चेंजेस आएंगे, तो हमको पता है कि हमको किस एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, सबको ट्रेन नहीं करना, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जहाँ पे चेंजेस आए सिर्फ उस एम्प्लॉय को ट्रेन करो, काम खत्म। तो इससे हमारा प्रॉफिट मेकिंग भी अच्छा खासा होगा। इंश्योर्स दैट ए डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, यानी कि अलग अलग फंक्शंस बांट दिए हैं, तो हम पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल चेंजेस के अनुसार हमको डिसाइड करना है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में अफेक्ट करेगा, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमको क्या करना है, अटेंशन ज़्यादा देना है, ताकि वो बाद में हैम्पर ना हो जाए। तो हम इंश्योर कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज बांटने के बाद कि पर्टिकुलर फंक्शन में अच्छा सा अटेंशन ड्यू जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये थे टोटल 6 एडवांटेज। अब कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देन ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। अब इसमें क्या है कि हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, ठीक है, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है उसको कम वैल्यू दिया जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि डेविएशन आ जाए, हो सकता है कि उस चीज़ को अचीव ना कर पाए हम। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। वीडियो लंबा हो रहा है उसके लिए सॉरी, डिटेल में समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर अच्छा खासा मार्क्स रखता है आपके एग्ज़ाम में। प्रॉब्लम्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से काम आए, और हो सकता है कि दूसरा डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट को मदद ना करे, या हो सकता है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट के कारण या फिर पर्सनल कुछ गट्स के कारण या फिर गुस्सा के कारण, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कारण क्या है उसको मदद ना कर रहा है, और इसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव हैम्पर कर जाएगा। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आए, एक इंसान को कुछ फ़ायदा हो रहा है, दूसरा इंसान को भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और इसको फ़ायदा ये नहीं देना चाहता है और ये बोलता है कि हम अपना फ़ायदा लेंगे ही लेंगे। इंटरेस्ट के कारण क्या होगा, लॉसेस, बहुत सारे झमाला झपाड़ा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आते हैं लेट्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया आपको, तो इससे बाहर निकल के आपको काम करना हो सकता है मुश्किल हो जाए, हो सकता है आपको और अच्छा तरीका मिल जाए काम करने का, लेकिन आप नहीं, इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप बाउंड है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे 4 डिसएडवांटेज, आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। ये कीवर्ड्स पॉइंट्स है, आप इसे याद कर लेना और खुद बना के लिख लेना, कोई बात नहीं, आराम से बिजनेस स्टडीज़ में नंबर मिलते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है डिवीज़न स्ट्रक्चर। अब डिवीज़न स्ट्रक्चर का मतलब मैं अच्छा से समझा देता हूँ, ऊपर ऊपर भी समझा सकता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, कितना खुश है। अब एक कंपनी के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक का नाम राजू है, एक का नाम नीरज है, एक का नाम बबलू है, एक का नाम बंटी है, ठीक है। अब इसके बाद बबलू बोलता है कि हम दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके लिए अलग स्कूल है, अलग टीचर है, सब चीज़ अलग अलग है। बंटी बोलता है मेरे लिए भी अलग स्कूल में अलग टीचर, सब कुछ अलग अलग है। इसी तरीके से सब बोलते हैं मेरे लिए अलग टीचर, अलग स्कूल, सब चीज़ अलग अलग। अब यहाँ बात करते हैं, एक बड़ा कंपनी है, इसके बहुत सारे डिवीज़न हैं जो कि उसके बेटे हैं, ठीक है, और हर डिवीज़न के अंदर उसका एक फंक्शनल डिपार्टमेंट है, यानी कि वही अलग अलग स्कूल, अलग अलग टीचर, सब चीज़ अलग अलग। तो ऐसे समझें, होप आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखते हैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर है जो सारा चीज़ को देखेगा। अब यहाँ बात करते हैं, इस कंपनी का डिवीज़न कॉस्मेटिक्स भी है, गारमेंट्स भी है, फुटवेयर भी है और स्किन केयर भी है, ठीक है। अब गारमेंट्स में भी आपको ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट मिलेंगे। फुटवेयर में भी सेम मिलेंगे, स्किन केयर में भी सेम मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक कंपनी अलग अलग डिवीज़न में काम कर रही है, ठीक है। हर डिवीज़न के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं और हर फंक्शंस को जोड़ के हम एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। फंक्शनल डिपार्टमेंट से रिलेट करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं जल्दी से। इन अ डिवीजन स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन। ईच यूनिट इज डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मिंग एंड हु हैज ऑथोरिटी ओवर द यूनिट। Generally, the manpower is grouped in the basis of different products manufactured. Each division is multifunctional because within each division, functions like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goal. ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन ए डिविजनल हेड। यानी कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट बना दिया गया, तो उसका जो डिविजनल हेड है, ठीक है, उसको स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये बेनिफिट करता है एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को अचीव करके और उसको हमारा कंपनी का मेन प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करने का, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रिवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हेल्प इन फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी कि डिविजनल हेड जो है वो दायित्व है उसका व्हाट अकाउंटेबल है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्योंकि रिवेन्यू और कॉस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग बांटा हुआ है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिविजनल हेड के ऊपर उसका डिवीज़न का जो भी प्रॉफिट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी का है, वो किसी और पे नहीं थोप सकता, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव विच लीड्स टू फास्ट डिसीजन मेकिंग। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिवीज़न एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसी स्पेशलाइजेशन में फ्लेक्सिबल है, उसको और किसी भी चीज़ के ऊपर बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ करो हम कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स को मिला देते हैं, उसके लिए कोई डिपार्टमेंट अलग डिवीज़न नहीं बांटे, तो हो सकता है कॉस्मेटिक्स वाला को कुछ कुछ चीज़ का काम हो और इसको नहीं हो, तो हो सकता है कि उसका मार्केट ज़्यादा है कॉस्मेटिक्स का अभी प्रेजेंट टाइम, सपोज़ करो दशहरा का टाइम, उस टाइम पे कॉस्मेटिक्स का या फिर गारमेंट्स का डिमांड ज़्यादा, कॉस्मेटिक्स का कम है, ठीक है। जैसे होगा नहीं, ऐसे दोनों का साथ में होता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात है कि अगर कुछ भी काम होगा सारा मैन फोर्स कहाँ लगा दिया जाएगा, पर्टिकुलर गारमेंट्स में, तो कॉस्मेटिक्स वाला का काम हैम्पर हो गया। तो इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी इनिशिएटिव करने का ट्रायल नहीं लिया जाता है, क्योंकि
पर्टिकुलर मैन फोर्स है, डिवीज़न बांटा हुआ नहीं है, अच्छा से काम अलॉट नहीं किया हुआ है, और यहीं पे अगर डिविजनल स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है तो वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। उसका फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ग्रोथ एज ए न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। ये आपको तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि अपना में डिवीज़न अपना काम कर रहा है तो नया डिवीज़न लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जिस्टिंग अपना आराम से काम करेगा। उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट में राइज अमंग द डिफरेंट डिवीजन विच रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड। एक पर्टिकुलर फंड दिया गया है कंपनी को, उसको अलग अलग डिवीज़न में बांटना है। अब ऐसा हो सकता है कि कंपनी बायसनेस करे कि एक पर्टिकुलर डिवीज़न कम प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो उसको कम फंड देंगे, ठीक है। एक ज़्यादा दे रहा है तो उसको इस बार हम ज़्यादा, इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा फंड दे दिए, ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कन्फ्लिक्ट राइज होगा। इसके बाद है इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इसको कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक डिवीज़न बना हुआ है, ठीक है, उस डिवीज़न में 4 डिपार्टमेंट बने सपोज, ठीक है, दूसरा डिवीज़न है उसमें भी वही 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे काम कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो तो इस वाले डिवीज़न में भी वही काम कर रहा है, तो ये दोनों को कंबाइन कर दे तो हो सकता है ईजी हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि झमेला आ जाए, बहुत सारे लफड़ाबाजी स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन कुछ काम होते हैं जो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, एक ही काम को हम लोग दोनों डिवीज़न में कर रहे हैं, जबकि एक डिवीज़न ही दोनों चीज़ को संभाल सकता है क्योंकि सेम एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखते हैं, प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीज़न, इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यानी कि एक मैनेजर है, उसको उस डिवीज़न का सारा अथॉरिटी दिया गया है, सारा काम को कर सकता है, सारा फंक्शन को परफॉर्म करवा सकता है, सारा डिसीजन ले सकता है। यही इंडिपेंडेंस क्या होता है, उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर कर देता, मतलब करवाने में मदद कर देता है, ठीक है। यानी कि वो पर्टिकुलर डिवीज़न के बारे में सिर्फ सोचेगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। इसके बाद देख लेते हैं कंपैरिजन शीट। कंपैरिजन शीट है आपका फंक्शन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर का, फॉर्मेशन का बेस्ड ऑन फंक्शन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स लाइन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन अ डिपार्टमेंट, ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। Managerial dependence, difficult as each function manager has to report to a top management. Easier autonomy as well as chance of multiple functions help the managerial development, ठीक है। यानी कि मैनेजरियल डेवलपमेंट इसमें डिफिकल्ट होता है, इसमें इजी होता है। कॉस्ट नॉट डुप्लीकेटेड हैंस इकोनॉमिकल, इसमें आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ज़्यादा है इसलिए आपका ये कॉस्टली है। कोऑर्डिनेशन की बात करें, डिफिकल्ट फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इसमें क्या है, ऑल फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड इनटू वन डिपार्टमेंट, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है। यानी कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट है तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर लगाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लगाएंगे। ये था कंपैरिजन सीट, आप एक बार फिर से पढ़ लेना ईजी तरीके से, आपको अब तक ईजी समझ में आ गया होगा इसका मतलब। तो चलो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिट।